भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस बार हम बहुत सारी आपके लिए चटपटी और रोचक खबरें लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। पूरे देश में एक मुहावरा मशहूर है कि लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन जब कोई घर लौट आए तब ये कहावत उस पर चरितार्थ होगी। कोई लौटना चाह रहा हो और घर तक ना आ पाए तो उसके लिए ये कहा जा सकता है कि न घर के रहे न घाट के। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों एक ऐसा ही सवाल सामने आया है जिसको लेकर लोग ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि साहब न घर के रहे न घाट के। मामला अफसर से हीरो बने, फिर हीरो से जीरो बने, फिर नेता बने, पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह का है। तो आईएएस में नहीं रुके, फिर एक्टिंग में भी नहीं रुके और सियासत में गए तो वहाँ टिकट नहीं मिला, तो फिर लौट के अब वापस नौकरी में आना चाहते हैं। तो जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया अब वो होश में आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमको दोबारा से नौकरी पर रख लिया जाए। लेकिन चूंकि कई बार जब आप नादानी में फैसले कर लेते हैं तो उसका कैरियर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अभिषेक सिंह इसी बात के उदाहरण बन चुके हैं उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में कि वो एक नादानी भरे फैसले लगातार करते रहे हैं और अब जब हर रास्ता बंद हो गया तो वो दोबारा से आईएएस की नौकरी में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार में इसके लिए एक आवेदन किया था जिसको मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है और ये कहते हुए डीओपीटी भारत सरकार को भेज दिया है कि वो इस पर अपना अंतिम निर्णय ले। तो किसी आईएएस अफसर के नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वापस इस्तीफा लेने की इच्छा प्रबल होना एक साल बाद, ये अपने आप में ये पहला केस है और बड़ा विचित्र केस है। तो ये केस ये भी दर्शाता है कि अभिषेक सिंह आईएएस जैसी नौकरी की कदर नहीं कर पाए और वो भटकते रहे, फिल्मों में ग्लैमर में भी रहे, उन्होंने वहाँ नाम भी कमाया लेकिन वो वहाँ टिके नहीं। अभिषेक सिंह जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनको वहां से टिकट नहीं मिला। अभिषेक ने चुनाव से पहले जौनपुर में सनी लियोनी को लेकर बड़ा प्रोग्राम कराया और अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रा बस चलवाई। उनके इस काम से ये उम्मीद थी कि उनकी दिल्ली में कोई सेटिंग हो गई होगी और उनको लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट मिल गया कृपा शंकर सिंह को बीजेपी का। चुनाव तक तो वो चुप थे लेकिन इसी बीच उन्होंने आवेदन किया सरकार से कि वो नौकरी में वापस आना चाहते हैं। तो जब वापस आना था तो छोड़े क्यों, और अगर टिकट पक्का नहीं था तब भी नौकरी छोड़ने का फैसला कोई बुद्धिमानी वाला नहीं है। वैसे अभिषेक के बारे में थोड़ा आपको डिटेल दें कि इनकी नौकरी की शुरुआत झांसी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पद से हुई थी, लेकिन इनका अधिकतर समय दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर बीता जहां पर इनकी पत्नी भी लंबे समय तक रही और वहीं से वो एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय हो गए। 2020 से उनके कई गाने निकले, एल्बम निकले, वो काफ़ी लोकप्रिय भी रहे, लेकिन वो चर्चित फिर तब हुए जब 2022 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में उनको प्रेक्षक बनाया गया और वहां पर उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई प्रेक्षक के रूप में जो बहुत विवादों में आ गई। इसके बाद उनको निर्वाचन आयोग ने सस्पेंड कर दिया और अभिषेक सस्पेंड ही रहे। इसी दौरान उन्होंने अक्टूबर 2023 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वैसे अभिषेक ने इसको नौकरी को खेल तमाशा बना दिया। जो नौकरी कितने कठिनाइयों के बाद, कितनी कंपटीशन के बाद मिलती है, तमाम इस देश के युवाओं के जीवन का सपना है
उसको अभिषेक ने एक झटके में पता नहीं किस उद्देश्य के लिए छोड़ दिया था। हालांकि उनके लिए इतना संतोषजनक जरूर है कि उनकी बीवी भी आईएएस अफसर हैं, वो इस समय बांदा की कलेक्टर हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल। अब ये देखना होगा कि गर्दिश में जो सितारे हैं वो उभरते हैं या अब कोई तीसरे के बाद चौथा काम अभिषेक सिंह को अपनाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव के परिणामों का जो विस्फोट है वो आप देख ही रहे हैं। अब उसके बाद विस्फोट की बारी नौकरशाही की है। कहते हैं कि मुख्यमंत्री के सीधे नियंत्रण वाला जो विभाग है, नियुक्ति विभाग, उसमें अचानक से एक विस्फोट हुआ और ये माना जा रहा है कि इस विस्फोट के पीछे लोकसभा चुनाव की हार और कई जिलों के डीएम एसपी पर गिरने वाली गाज की तैयारी है। हालांकि अभी यह तैयारी शुरू नहीं हो पाई थी पूरी तरह से, लेकिन मुख्यमंत्री की नाराजगी को भाजन का शिकार विशेष सचिव नियुक्ति धनंजय शुक्ला को बनना पड़ा है। चुनाव परिणाम जब आए तो उसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा में और दिल्ली के कार्यक्रमों में व्यस्त थे। इसी बीच ब्यूरोक्रेसी में कुछ चीज़ों को लेकर तैयारियां भी चल रही थी कि कहां कहां पर भाजपा चुनाव हारी है, डीएमएसपी का क्या रोल रहा है, इस पर कुछ मंथन भी हो रहा था। लेकिन 11 जून की रात में अचानक नियुक्ति विभाग में एक हंगामा मच गया, इसलिए कि 7 साल से विशेष सचिव नियुक्ति रहे धनंजय शुक्ला को अचानक से हटा दिया गया। ऐसा क्या रहा कि नियुक्ति विभाग में यह हंगामा हुआ? वैसे चलन तो यह था कि नियुक्ति में जो अफसर तैनात होते थे वो हमेशा जिलों में डीएम बनकर जाते थे, लेकिन धनंजय शुक्ला के साथ उल्टा हो गया। ये कारण बना क्यों? चूंकि जो सेल टैक्स की कमिश्नर हैं मिनिस्ट्री एस, वो 2 महीने की लंबी छुट्टी पर चली गई थी, उनका पद रिक्त था। उनके यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर हैं रिया केजरीवाल, वो भी किन्हीं कारणों से छुट्टी पर हैं। तो दोनों महत्वपूर्ण पद वहाँ खाली हो गए सेल टैक्स में। कुछ प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय से गया कि यहाँ पर इनकी नियुक्ति कर दी जाए, जिसमें डॉक्टर आदर सिंह को सेल टैक्स विभाग का चार्ज दे दिया जाए। मुख्यमंत्री ने उस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन इसी प्रस्ताव में बताया जाता है कि धनंजय शुक्ला को जिला अधिकारी के रूप में फिर एक बार प्रपोज किया गया। इसी बात से लेकर शायद मुख्यमंत्री अफसरों पर नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत धनंजय शुक्ला को कम महत्व के पद माने जाने वाले अपर आयुक्त सेल टैक्स के पद पर तैनात कर दिया गया। हालांकि ये तैनाती नाराजगी में की गई, ये साफ दर्शाता है और ऐसी चर्चा है कि सेल टैक्स में धनंजय शुक्ला का जाना मुख्यमंत्री की नाराजगी की वजह से हुआ है। अन्यथा जो आदमी 7 साल से नियुक्ति विभाग में रहा हो, यही पीसीएस थे, यही प्रमोट होकर आईएएस बन गए, तो उनको उनकी सेवाओं का इनाम जिलाधिकारी के रूप में मिलना चाहिए था। मैं आपको 3-4 नाम बताऊंगा जिनको इसका इनाम मिला है। सबसे पहले योगेश्वर राम मिश्रा नियुक्ति विभाग में तैनाती पर रहते रहते बाराबंकी के डीएम बने। उदय भान त्रिपाठी भी नियुक्ति विभाग में तैनात रहते रहते ही बाराबंकी के डीएम बने थे। संजय कुमार सिंह नियुक्ति विभाग में लंबे समय तक तैनात रहे, फिर फर्रुखाबाद के वहाँ से सीधे जिलाधिकारी बने। आजकल वो पीलीभीत जिले के डीएम हैं। तो धनंजय शुक्ला से ऐसी कौन सी खता हो गई कि उनको ये मौका नहीं मिल पाया? अब इसके पीछे बताया जाता है कि मुख्यमंत्री बार बार धनंजय शुक्ला के डीएम बनाए जाने के प्रस्ताव से इरिटेट थे, नाराज थे और उन्होंने अफसरों से कहा भी था कि मैं आगे देखूंगा। लेकिन जब बार बार प्रपोजल आने लगा तो वो इस कार्यशैली से नाराज हुए और जिसके बाद रातों रात धनंजय शुक्ला को नियुक्ति विभाग से हटाकर सेल टैक्स में भेजा गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि धनंजय तो मुफ्त में मारे गए और यहाँ पर बैठे बैठे इनाम डॉक्टर आदर सिंह को लगातार मिल रहा है।
डॉक्टर आदर सिंह इस समय सरकार के चहेते अफसरों में उनकी गिनती हो रही है, क्योंकि जब वो विशेष सचिव रैंक में थे तो उनके लिए झांसी के कमिश्नर का पद रिक्त कर दिया गया, उनको प्रभारी मंडलायुक्त बना दिया गया था। बाद में फिर वो फुल फ्लैज मंडलायुक्त हुए और जब वहाँ से हटे तो यूपी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले महकमे आबकारी के वो आयुक्त हैं, आबकारी आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश में वो। और उसके बाद अब दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू वाला महकमा सेल टैक्स का उनको कमिश्नर बनाया गया। तो ये आदर सिंह की काबिलियत है और सरकार में उनका जुगाड़ है। लेकिन धनंजय तो मुफ्त में मारे गए, चूँकि स्टेट का सर्विस के अफसर हैं और हर स्टेट सर्विस के अफसर की, राज्य सेवा के अफसर की ये इच्छा होती है कि जब वो पीसीएस से आईएएस बने तो कुछ जिलों में वो डीएम बन के रहे, कम से कम नस जो है कहीं कुछ मिलेगा तो परिवार में, बच्चों में, रिश्तेदारों में तो लोग कहेंगे कि हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारे मौसा काका जिलाधिकारी हैं। धनंजय को पंचम तल के अफसरों का पूरा भरोसा भी हासिल है। ऐसा नहीं है कि कोई नाराजगी हुई, लेकिन उनको सही जगह पद नहीं मिल पाया। ये चर्चा और आश्वासन जरूर इसमें लगा हुआ है कि थोड़े दिन बाद जब मुख्यमंत्री का मूड ठीक होगा तो धनंजय शुक्ला को एक आध महीना बाद फिर मुख्य धारा में वापसी मिलनी तय है और हो सकता है तब उनको उस समय जिलाधिकारी बनने का मौका मिल जाए। अपने यहाँ कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इस लोकसभा के चुनाव परिणाम ने ये बताया कि बहुत बड़े बड़े जानकार अंडर करंट को भांपने में नाकाम रहे। वो अंडर करंट भाजपा के खिलाफ थी और कांग्रेस समाजवादी गठबंधन के पक्ष में थी। अब चुनाव परिणाम देखकर कांग्रेस के कई नेता अपना सिर धुन रहे हैं, माथा पीट रहे हैं कि चुनाव लड़ गए होते तो आज सांसद बन गए होते। कांग्रेस में नकुल दुबे, जिनका नाम आप जानते होंगे, पहले पूर्व में मंत्री रहे, उनको बड़ी उम्मीदों से लेकर पार्टी ने सीतापुर का टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया और जिसको टिकट मिला राकेश राठौर को, वो लाखों वोटों से चुनाव जीत गए। अब आप सोचिए कि इंडिया गठबंधन में सपा के साथ कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जिसमें से आज हम 3 सीटों की चर्चा करेंगे जिनके नेता अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, पछता रहे हैं, बर्बादी का गम मना रहे हैं कि भैया टिकट ले हुए तो आज सांसद हुए। पहला मामला सीतापुर का है, जहां पर आपने देखा नकुल दुबे का। दूसरा रवि वर्मा है, लखीमपुर खीरी से, सपा के नेता थे। चुनाव के पहले सपा छोड़ के कांग्रेस चले गए, सोचे कांग्रेस टिकट दिला देगी। अखिलेश यादव ने माने नहीं, लखीमपुर सीट सपा खाते में रही, उत्कर्ष वर्मा जीत गए। रवि वर्मा होते तो वो भी जीत जाते। हालांकि पिछला चुनाव अखिलेश यादव ने उनकी बेटी को लड़ाया था, टिकट दिया था। तो नकुल दुबे ने यह कह के टिकट वापस किया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और या तो पार्टी हमें 5 करोड़ रुपया दिए चुनाव लड़ने के लिए, तब हम जाएंगे चुनाव लड़ने। और जब टिकट वापस कर दिया उन्होंने, तो राकेश राठौर को जनता ने चुनाव लड़ा दिया। न कोई रुपया न पैसा, लाखों वोट से जीत के चुनाव आ गए। 5 करोड़ की डिमांड धरी रह गई, पार्टी का टिकट वापस कर दिए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और नकुल दुबे का क्या होगा कि मुफ्त में चुनाव जीत रहे थे, हाथ से निकल गया। ऐसे दुर्भाग्य रवि वर्मा के साथ है कि अगर सपा में रहे होते, जहां उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद था, उस महासचिव के पद को छोड़कर वो कांग्रेस में आ गए थे, तब गठबंधन अखिलेश और राहुल गांधी का नहीं हुआ था, इंडिया गठबंधन बना भी नहीं था, और उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस से लड़ जाएंगे। साइकिल की सवारी छोड़कर पंजे को थामना उनके लिए भारी पड़ गया। लखीमपुर सीट गठबंधन में सपा को चली गई और रवि वर्मा को टिकट नहीं मिला, और लखीमपुर में उत्कर्ष वर्मा केंद्रीय मंत्री टेनी को बम्पर हरा के सांसद बन गए। तो ये किस्मत है। इतने बड़े दिग्गज जो सपा में महासचिव थे,
उनको न माया मिली न राम मिले। वहाँ होते तो शायद तकदीर बदल जाती। हो सकता है बेटी को ही टिकट देते दोबारा अखिलेश यादव तो वो भी सांसद हो जाती। लेकिन मत जब भ्रम होता है तो यही सब होता है, ऐसे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। एक और तीसरी सीट है महाराजगंज की। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत चुनाव नहीं लड़ी और महाराजगंज में बीरेंद्र चौधरी चुनाव नहीं जीते, लेकिन 2019 में सुप्रिया श्रीनेत चुनाव लड़ी थी और पार्टी कांग्रेस उनको इस बार भी टिकट देना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस को अपने विधायक बीरेंद्र चौधरी को टिकट देना पड़ा और उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। हालांकि वो केंद्रीय वित्त मंत्री से चुनाव हार गए, लेकिन आज सुप्रिया श्रीनेत को इस बात का खटका जरूर होगा कि अगर वो चुनाव लड़ी होती तो जो थोड़े अंतरों से हार हुई है वो चुनाव जीत भी सकती थी। देखिए, हारे हुए कैंडिडेट के साथ हमेशा सिंपैथी भी होती है और जो माहौल सुप्रिया श्रीनेत को इस बार मिलता, जो उनके साथ सहानुभूति मिलती, वो रिजल्ट में कुछ और चमत्कार दिखाती। तो कांग्रेस के ये तीन बड़े लीडर धोखा खा गए अपने फैसलों के चलते। राजनीति में जिस बुलंदी को छू सकते थे वहाँ से उतने ही जमीन के नीचे पहुँच गए। अब तो पता नहीं कोई पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी। रवि वर्मा को या नकुल दुबे को कहेगी इनका टिकट दे, वापस कह देते, इससे अच्छा इनका टिकट देने कोई फायदा ही नहीं है। सियासत में किस दिमाग से लोग आगे चलते हैं। यहाँ हर चुनाव लड़ने के लिए नेता तैयार रहते हैं और एक आदमी को टिकट मिला और उसने कहा पैसा नहीं इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब नकुल दुबे, सुप्रिया श्रीनेत और रवि वर्मा भविष्य की सियासत में कहाँ जाएंगे, क्या उनका भाग्य उनको लेकर जाएगा और पार्टी उनको किस नज़रिए से देखेगी, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एक बार आप नज़रों से उतर गए तो फिर जल्दी वापसी संभव नहीं है। देश में लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन अब हार पर समीक्षा चल रही है। उत्तर प्रदेश में जब जब हार पर समीक्षा की बात आती है, मंत्रियों के दिलों की धड़कनें तेज हो जा रही हैं। संकेत साफ है कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा चुनाव हारी है, अब उनकी खैर नहीं है। भाजपा की समीक्षा में यह साफ है कि 30 सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी और ऐसी जगह पर हारी जहां पर दिग्गज मंत्रीगण सरकार में विराजमान हैं। शुरुआती समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ये गाड़ियों का अलाव लश्कर बंद करिए, हूटर न बजाइए, लाल बत्ती का इस्तेमाल ना हो, ज़्यादा ऐसा कोई काम न करिए जिससे जनता में नाराज़गी फैले। अब मंत्रियों के क्षेत्र की जब समीक्षा की बात आई तो ये पाया गया कि यूपी के 15 मंत्री ऐसे हैं जिनके गढ़ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। गढ़ मतलब उनकी विधानसभा में भाजपा का कैंडिडेट हार गया है। अब चुनाव नतीजे आए हैं, समीक्षा शुरू है, तो मंत्री जान तो बचाए रहे हैं, लेकिन कई दिन बचेगी। हारने वाली सीटों पर मंत्रियों के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनके लिए अगर अभी नहीं मामला संभाल पाए तो उनका भी सुपड़ा साफ होना है। कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह और राकेश सचान MSME के मंत्री हैं। सूर्य प्रताप शाही 7 साल से कृषि मंत्री हैं, पत्थर देवा सीट से विधायक हैं, जहां अखिलेश प्रताप सिंह ने बीजेपी को हराकर लीड ले ली। यानी जो सूर्य प्रताप शाही की विधानसभा है वहां पर बीजेपी हार गई। गिरीश चंद्र यादव खेल मंत्री हैं, जौनपुर सदर से विधायक हैं और बाबू सिंह कुशवाहा ने वहां बीजेपी को पछाड़ दिया। बाबू सिंह कुशवाहा को तो आप जानते ही होंगे, वो सांसद बन गए हैं जौनपुर से जीतकर। और एक नाम आपको बताऊं, जयवीर सिंह जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं, डिम्पल यादव ने उनको चुनाव हराया। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो मैनपुरी सदर से खुद भी विधायक हैं और अपनी सीट भी वो हार गए हैं। ये जो दिग्गज लोग हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। MSME मंत्री हैं राकेश सचान,
भोगनीपुर से विधायक हैं कानपुर देहात के, वो भी चुनाव हार गए हैं। कि नाम बड़े दर्शन थोड़े। मंत्री जी एक एक विभाग में 7-7 साल से न किसान की आय बढ़ा पा रहे हैं, न पार्टी का ग्राफ। हर जगह उन्होंने चला रखा है रोटावेटर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, जोत जात के किनारे कर दो। भाजपा में समीक्षा शुरू हो गई है, लोग बोल भी रहे हैं कि विधायकों की वजह से हम चुनाव हारे, जो कैंडिडेट हैं, लेकिन कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कह दे कि हम मंत्री की वजह से चुनाव हारे। अब ये देखना हाई कमान का काम है, क्योंकि मंत्रियों का मामला बड़ा होता है कि भाई आप इतने लंबे समय से मिनिस्टर हैं, सारी सुविधाएं हैं, और आपकी ही विधानसभा में पार्टी हार रही है। इस सच्चाई को बीजेपी को स्वीकार करना होगा। हालांकि ये बात भी तय है, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, और उस विस्तार से पहले ये जो हारे हुए मंत्री हैं, इनमें से कुछ पर कैंची, अस्तूरा, गड़ासा, बांका कुछ भी चल सकता है। कई का कैरियर भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि इस हार की जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी, और मंत्री के क्षेत्र में हार की जिम्मेदारी तो मंत्री की बनती है। वहाँ कोई तीसरा नहीं आएगा लेने, जिला अध्यक्ष और महासचिव और प्रदेश संगठन का कोई आदमी। तो ये तो साफ है कि बीजेपी के लिए ये लोकसभा चुनाव एक उस काले और डरावने सपने की तरह गुजरा है, जो रोज सैकड़ों लोगों को शामिल कर रही थी, बड़े बड़े दिग्गजों को शामिल कर रही थी, और बड़े बड़े मंत्रियों के दावों को जो मंचों से माइक पर बोलते थे, शायद ये बातें जनता को पसंद नहीं आई। जो लोग हार कर समीक्षा के बाद सुधार नहीं करते, तो फिर वो लोग तो आगे अपने आप को जानबूझ के गड्ढे में कूदाते हैं। अभी तो लोकसभा की ये स्थिति है, अभी तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, जिसमें ये अखिलेश और राहुल का गठबंधन कायम रहा, तो फिर ये मंत्री खुद तो डूबेंगे भी, पार्टी को भी ले डूबेंगे। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जिसके लिए जो सबक है वो उस पर अमल करे और चाहे ना करे, अपना काम है दिखा देना, बता देना। हालांकि जिस दौर में हम लोग हैं, उस दौर में मजबूती से, साफगोई से, बेबाकी से अपनी बात कहना भी बड़ी हिम्मत की बात है, साहस की बात है। लेकिन अब चूंकि इस देश में तमाम सारे साहित्यकार, कवि, शायर, उन्होंने हमेशा समाज में ऐसे तमाम लोगों के हौसले बढ़ाए हैं जो सच कहने की, जो अच्छा करने की हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं। आज वसीम बरेलवी के एक शेर के साथ हम आपको समापन करेंगे। सुनिएगा कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं एक कतरा हो के भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, और दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है।